वो शख्स नहीं शख्सियत था, वो रहा नहीं रहनुमा था। वो चाहता था कि भारत से हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाए। वो चाहता था कि भारत का हर बच्चा कामयाब हो। वो चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जिए। पर आज वो शख्स हमारे बीच नहीं है। हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई उसे याद कर रहा है। आज तिरंगे को अफसोस है कि वो उस शख्स पर लिपटा है जो उसकी शान और शौकत बढ़ाता था। आज बात होगी रतन टाटा की। रतन टाटा जो भारत में एक बड़ा नाम थे। आज हर कोई उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहा है। रतन टाटा का जन्म हुआ तो गुजरात के सूरत में था, मगर उन्होंने सूरत से देश दुनिया तमाम सफ़र जो तय किया वो बड़ा ही काबिल तारीफ था। आज हर कोई रतन टाटा का जब नाम लेता है तो बड़ी फ़क्र और गौरव के साथ लेता है। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें आपको बताएंगे। आज हम उनके बारे में आपको जो बताएंगे वो आपको हैरान कर देगा। जब जब उनका नाम लिया जाता है तो राजनीतिक व्यक्ति से लेके फिल्म स्टार तक सब उनके सम्मान में झुके नज़र आते हैं। वो शख्सियत हैं जिसने भारत को गौरवशाली महसूस कराया, भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस कराया। आज हर कोई रतन टाटा को अपने शब्दों में याद कर उन्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि वो आज भी हमारे बीच हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। दरअसल रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे, जिन्होंने टाटा इंडस्ट्री को इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने में मदद की कि आज टाटा 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में अपने पैर पसार चुका है। सुबह जो चाय की शुरुआत होती है वो टाटा टी के साथ शुरुआत होती है, और रात को जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं टाटा का दूध हमें सोने में मदद करता है। तो आज वो रतन टाटा ही हैं जो हमारे घर तक, हमारे दिलों तक घर कर चुके हैं। आज रतन टाटा की उसी बायोग्राफी पे बात होगी जिसको हर कोई याद कर रहा है। उनके उस व्यक्तित्व पे बात होगी जिसको हम सब पूजते हैं, और उसी शख्सियत पे बात होगी जो हमारे दिलों से लेकर दिमाग तक हर कण में बसा हुआ है। तो रतन टाटा बेशक अमीर शख्सों की लिस्ट में शुमार हो, मगर हाँ, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि दौलत पाना बड़ा आसान है। हर कोई व्यक्ति दौलतवान आराम से बन सकता है, मगर शोहरत पाने के लिए बहुत सी कामयाबियों को हासिल करना पड़ता है, और इसके साथ ही बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कुर्बानियाँ दी। तो रतन टाटा की जब जब बात होती है, टाटा सन्स की बात होती है, तो रतन टाटा का जन्म जो हुआ वो गुजरात के सूरत में 28 दिसंबर का वो वक्त था, और वो दिन था जब टाटा परिवार में एक लड़के का जन्म होता है और खुशियों की किलकारी उस घर से उठने लगती है। टाटा शुरुआत से ही एक होनहार बच्चे थे। उनके फादर की बात की जाए तो वो बड़े ही नॉलेजेबल व्यक्ति थे, मगर जो रतन टाटा के फादर साहब के कज़न थे, टाटा का उनसे बड़ा लगाव था, जो बीच में टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे। तो हम बात करते हैं JRD टाटा की, क्योंकि आज जिस रतन टाटा का नाम हम इतने गौरव होकर ले रहे हैं, तो उस रतन टाटा को कामयाब बनाने के पीछे JRD टाटा का नाम बड़े ही गौरव के साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चौथे चेयरमैन रतन टाटा से पहले रहे, तो आज हम बात करते हैं उनकी भी, और रतन टाटा से जुड़े कई मामलों पे हम आपको बताते हैं। तो सूरत में जन्म हुआ। टाटा साहब इनके फादर थे, जिनका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा की बात की जाए तो बड़ी शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले इंसान, और इनकी जो मदर थी सोनू टाटा। टाटा का जन्म हुआ शुरुआत से गोल्डन स्पून में पैदा हुए, मगर उसके बाद भी कभी इन्होंने किसी चीज़ को लेकर खुद को घमंड महसूस नहीं होने दिया। सदैव ही रतन टाटा ज़मीन से जुड़े एक शख्स रहे, जिन्होंने हमेशा
आम लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई और आम लोगों के बीच बड़े ही पॉपुलर हुए। तो सोनू टाटा और नवल टाटा की बात करें, जो इनके माँ बाप थे, उनके परिवार में बड़े क्लैशेस थे। तो जब रतन टाटा छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारी परिवार की अंतर्कलह जो उस समय थी वो सब फेस की, मगर उन सब के बीच रतन टाटा अपने आप में बड़ा ही सुधार लाते गए। और उसके बाद जब वो छोटे थे तो उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ हर काम किया। उनके बचपन के भी बड़े ही किस्से हैं जब वो अपने दोस्तों में अपनी समझदारी के लिए बड़े मशहूर हुआ करते थे। खैर, ये सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल तक उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और वो महाराष्ट्र में की। तो महाराष्ट्र में शुरुआत की पढ़ाई जब उनकी चल रही थी तो इस बीच उनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है और ये हर बच्चे के लिए बड़ा ही एक कष्टदायक समय होता है जब एक पिता और माँ का कलेश उसे फेस करना पड़ता है। ऐसे में 10 साल की उम्र के बच्चे पर क्या बीती होगी, इस सब का अंदाज़ा हम बड़ी बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। ये 10 साल का टाइम फेस के बाद जो रतन टाटा का जीवन में आया, उसने रतन टाटा का पूरा जीवन बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी दादी का श्रेय लिया। उनकी दादी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लेडी हुआ करती थी। रतन टाटा अक्सर अपने इंटरव्यू में अपनी दादी की कहानी बताते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से एक सख्त महिला हुआ करती थी और वो रतन टाटा को बहुत डांटा करती थी और रतन टाटा को अपने हर चीज़ पर बड़ा फख्र हुआ करता था। इसके साथ ही परियों की कहानी ना सुना के उनकी दादी उन्हें हमेशा इंडस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट बताती थी और जो बीज उद्योगपति का रतन टाटा के अंदर बुआ, तो उसमें जो पानी डाला था उनकी दादी ने ही डाला था। उनकी दादी एक सभ्य और एक अमीर घराने की बहू थी, लिहाजा ये तय है कि वो एक शक्तिशाली महिला थी और उन्होंने अपने बच्चे को उस तरह से तैयार किया। और वो दादी ही थी जिसने कभी भी माँ और बाप की कमी रतन टाटा को महसूस नहीं होने दी। मगर 10 साल की उम्र बड़ा क्रिटिकल टाइम था जब माँ बाप छोड़ देते हैं। तो उनकी दादी ने, जो उनकी दादी का नाम था वो था नवाज बाई टाटा। तो उनकी रतन टाटा की कामयाबी में देखा जाए तो नवाज भाई टाटा जो उनकी दादी थी उनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जब व्यक्ति को मिलती है तो वो उसके भविष्य में एक अहम रोल निभाती है। तो उनकी दादी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रतन टाटा में वो गुण भरे जो आज तक हर कोई याद कर रहा है। और जब जब रतन टाटा को हम याद करेंगे तो उनकी दादी को सलाम करना बनता है, क्योंकि वो पहली शख्स थी जिसने रतन टाटा को रतन टाटा बनाया। इसके बाद रतन टाटा मुंबई में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करते हैं और स्कूलिंग की जो पढ़ाई है वो महाराष्ट्र के मुंबई से करते हैं। इसके बाद वो पढ़ने के लिए शिमला चले जाते हैं और अपनी जवानी का दौर शिमला में बिताते हैं। मगर हाँ, उनका मन नहीं लगता और फिर वो रुख करते हैं अमेरिका का। हर भारतीय का सपना होता है कि वो अपनी डिग्री और पढ़ाई जो हासिल करे वो विदेश में जाकर करे। तो विदेश में वो जाते हैं और अमेरिका में कैलिफोर्निया में वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरुआत करते हैं और जो मास्टर्स होती है वो कंप्लीट करते हैं। कहते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया से रतन टाटा का बड़ा ही लगाव है और बड़े ही बखूबी तरह से जब जब नाम आता है अमेरिका का तो कैलिफोर्निया का नाम बड़े फ़ख्र के साथ लेते हैं। कहते हैं बहुत सी यादें हैं रतन टाटा की जो कैलिफोर्निया से जुड़ी हैं। कैलिफोर्निया में उनका दिल बड़े ज़बरदस्त तरीके से लगता है और कैलिफोर्निया शहर उनके पसंदीदा शहरों में से एक है। तो अब वो पढ़ते हैं और अमेरिका में पढ़ते पढ़ते बताते हैं कि हाँ, वो कुछ महिलाओं से भी मिलते हैं और कुछ प्रेम के किस्से भी सुनाई देते हैं, मगर उसके इन किस्सों पर हम बाद में आएंगे। मगर अभी फ़िलहाल के लिए उनकी एक जर्नी पर जब बात हो रही है तो उस जर्नी पे बात करते हैं। तो लगातार वो कैलिफोर्निया में पढ़ते रहते हैं, मगर उसके बाद इस समय टाटा के जे.आर.डी. टाटा जन्स के जो चेयरमैन थे, तो टाटा इस समय भी कई इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो लॉस में जा रही थी। उधर कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में रतन टाटा पढ़ रहे थे।
रतन टाटा ने मास्टर्स करी और कई डिग्रियां हासिल करी कैलिफोर्निया से। इसके बाद JRD टाटा उन्हें वापस बुलाते हैं। 1962 का वो वक्त था जब कुछ कंपनियां टाटा की लॉस में जा रही थी और ज़बरदस्ती फ़ोन किया जाता है। बताते हैं रतन टाटा का मन उस समय इंडिया आने का नहीं था, मगर JRD टाटा उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं और कहते हैं तुम्हें आना होगा। उसके बाद वो अमेरिका से भारत का रुख करते हैं और भारत आ जाते हैं। इसके बाद वो समझते हैं धीरे धीरे, उनको एकदम से कंपनी का टेक ओवर नहीं दिया जाता, उनसे पहले कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों को समझो। तो बड़े करीब से फ्लोर पर काम कर कर रतन टाटा बड़ी बारीकी के साथ इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक एक चीज़ सीखते हैं। बताते हैं इस टाइम पीरियड में रतन टाटा ने एक आम एम्प्लॉय की तरह अपना जीवन व्यतीत किया था। आप इस बात से समझिए कि एक इतने बड़े घराने का लड़का और जब फ्लोर पे काम करता है तो उसने क्या कुछ महसूस किया होगा। आज यही वो वक्त था जो रतन टाटा को कोहिनूर बनाता है, क्योंकि जिस तरह का वक्त उन्होंने अमेरिका में गुजारा और जिस तरह का जीवन उनका था, उसके बाद वो जीवन पूरी की पूरी तरह पलट चुका था। इसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं और काम करते हैं, मगर उनका मन नहीं लगता। इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जब वो काम कर रहे थे और वापसी आ गए, उनका मन नहीं लगा, तो उन्हें एक ऑफ़र आता है IBM से। IBM देश की जानी मानी कंपनी है और पूरे कह लीजिए दुनिया भर में मशहूर है और एक बड़ा नाम। IBM में जॉब करना एक फ़ख्र की बात होती है हर किसी व्यक्ति के लिए, और पूरी दुनिया में IBM की कई ब्रांच हैं। न्यूयॉर्क से उसका हेड ऑफिस है और हर किसी का एक सपना होता है कि हम एक ऐसी जगह नौकरी करें जो IBM से जुड़ी हो। IBM ने बड़ी उसकी उपलब्धिताएं हैं जो हर किसी का युवा का सपना है IBM के साथ जुड़ने का। तो जब रतन टाटा बाहर से पढ़ाई करके आते हैं और टेक में डिग्री लेके आते हैं, तो उस समय बड़ा दौर था। ये दौर था जो विकसित भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे दुनिया बदल रही थी। कागज़ों से कलम हाथ में आ रही थी, धीरे धीरे टीवी का सेक्टर बढ़ रहा था। तो रतन टाटा को IBM से ऑफ़र आ जाता है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये ऑफ़र बड़ा महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो IBM में काम करेंगे, लिहाजा टाटा सन्स के चेयरमैन ने उन्हें मना किया कि नहीं तुम यहाँ काम करो, मगर रतन टाटा ने उनकी नहीं मानी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया IBM ज्वाइन तो किया उन्होंने, मगर इस बीच उन्हें एहसास हुआ कि वो नौकरी कर रहे हैं और उनका जन्म नौकरी के लिए नहीं हुआ। तो ज़्यादा टाइम तक वो IBM में नहीं टिक पाए। IBM में कहते हैं कि मात्र 15 दिन के अंदर रतन टाटा ऊब गए और 15 दिन के अंदर वो नौकरी छोड़ आए। और उस समय बड़ी एक्सपेंसिव वो नौकरी हुआ करती थी जो रतन टाटा को मिली थी, और रतन टाटा वो शख्स थे जिन्हें IBM ने खुद ऑफ़र करके बुलाया था। मगर रतन टाटा 15 दिन में उस IBM को छोड़ देते हैं जिसमें काम करने का हर युवा का सपना होता है, और उसके बाद फिर वापस टाटा सन्स आ जाते हैं। उसके बाद रतन टाटा को बार बार बोला जाता है कि आप टाटा सन्स की उन कंपनियों को टेक ओवर करो और उन पर निगाहें जमाओ अपनी जो लॉस में हैं, और उन्हें ऐसी ही कंपनी चुनाव करके दी जाती हैं जिनका शेयर बड़ा नीचे था उस समय, और उन कंपनियों में को रतन टाटा के हवाले कर दिया जाता है। एक कह लीजिए कि रतन टाटा की पेशेंस देखने के लिए इन कंपनियों को उन्हें दिया गया था कि रतन टाटा भविष्य में क्या करेंगे। और कई जो जुड़े हुए रतन टाटा और JRD से लोग हैं, तो वो कहते हैं JRD ने ज़बरदस्ती उन्हें कंपनियां बड़े सोच के दी थी और वो चाहते थे कि भविष्य में जो चेयरमैन बने वो रतन टाटा बने टाटा सन्स के, तो वो उनकी अग्नि परीक्षा थी। अब खैर कुछ कंपनी उनके टेक ओवर कर दी जाती हैं। इस टाइम भारत बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा था, बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा था। धीरे धीरे हम टेक की दुनिया में आ रहे थे और टेक्नोलॉजी भारत पर हावी हो रही थी दुनिया के साथ साथ। तो कुछ चीज़ों को जब रतन टाटा को दिया जाता है तो रतन टाटा उस पर मेहनत करते हैं और कई कानून ऐसे बनाते हैं जो ज़बरदस्त तरीके से कंपनीज़ को फ़ायदे में पहुंचाता है, और धीरे धीरे जो कंपनियां टाटा की लॉस में थी वो उभरने लगती हैं, और जिन कंपनियों से कल तक टाटा सन्स को नुकसान हो रहा था, रतन टाटा के कुछ सालों में ही ज्वाइन करने के बाद उन कंपनियों को मुनाफा पहुंचने लगता है। अब इस बात को देखकर हर कोई हैरान था
इसके बाद टाटा धीरे धीरे देश में बड़े मशहूर हो रहे थे और हर कोई चाहता था कि जितनी भी लॉस वाली कंपनियां हैं उन्हें टाटा को दिया जाए। रतन टाटा को इस समय बहुत सारे ऑफ़र आए और बहुत सारी कंपनियों ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो। इस समय देश की जीडीपी में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान टाटा सन्स दे रहा था। और बताते हैं कि जेआरडी टाटा की बात इस वजह से होती है क्योंकि रतन टाटा के सबसे करीब थे और सबसे अच्छी बात कि रतन टाटा को जब मर्जी डांट दिया करते थे। तो जब जब रतन टाटा अगर किसी शख्स से डरते थे या किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो जब जब इन वाक्यों की बात होगी या इन बातों में से कोई बात निकल के आएगी, तो जब जब जेआरडी का नाम हमारे सामने आएगा कि जेआरडी वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जो रतन टाटा को अपने हिसाब से चला लिया करते थे। तो उस समय बताते हैं जेआरडी बड़ी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हुआ करते थे जो बड़ा दूर तक का देखते थे। तो उस समय जब धीरे धीरे भारत समेत पूरी दुनिया बदल रही थी, तो जेआरडी अपने दिमाग से बड़ा ज़बरदस्त खेल खेल रहे थे। इस बदलती दुनिया को बड़े करीब से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने चुना स्टील सेक्टर। स्टील के साथ साथ उन्होंने ऐसे कई सेक्टर चुने जो भारत को विकसित बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने धीरे धीरे स्टील में कदम रखा और उस समय बताते हैं कि जेआरडी टाटा घोड़े से सफ़र किया करते थे और घोड़े से उन खानों का सफ़र किया करते थे जहाँ पर लोहा, कोयला और ये सारी चीज़ों की भरमार हुआ करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने इन सारी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया और उन्होंने एक विकसित भारत की कील उस समय ठोक दी थी। अब जब ये वाला दौर चल रहा था, रतन टाटा टाटा सन्स में काम कर रहे थे और उन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहे थे जो कल तक नुकसान में थी। अब कहते हैं कि जब जब किसी देश के विकास की बात होती है तो वो बात होती है कि उस देश में लोहा कितना है। तो इन सारी खानों का जब पता चला और जेआरडी ने बड़ी मेहनत के साथ इन पर काम किया, क्योंकि आप माने कि जब जब देश का विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जब बिल्डिंगें बनती हैं, उसके बाद बर्तन बनते हैं या कह लीजिए किसी भी चीज़ की अगर बनने की ज़रूरत हमें पड़ती है, सबसे पहले वो चीज़ें होती हैं लोहा, स्टील। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको देश में किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसके लिए खदानें बनती हैं, सारी चीज़ें कर लगती हैं। तो उस पर टाटा का एक ज़बरदस्त तरह से बोलबाला है। आज खदानों की बात करें, बेशक रतन टाटा और टाटा एक ऐसा मात्र, टाटा सन्स की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप एक मात्र ऐसा ग्रुप है जो सुई से लेके जहाज़ तक बनाता है, होटल से लेके चाय पत्ती तक, नमक तक टाटा ग्रुप बनाता है। तो आप देखिए कि हर घर में टाटा ग्रुप का नाम मौजूद है, आज जिस वजह से हम रतन टाटा को याद कर रहे हैं। तो बात हो रही थी जेआरडी टाटा की और टेक्निकल वाले दौर की। तो उसके बाद जब इन सब चीज़ों से टाटा ग्रुप में काम करते करते एक अरसा कह लीजिए हो जाता है रतन टाटा को, उसके बाद निल्को एक कंपनी आती है जो उस समय बड़ी ही लॉस में होती है, मात्र 2% के शेयर होते हैं और रतन टाटा के सामने एक फरमाइश या कह लीजिए एक अपील की जाती है कि आप इस कंपनी को टेक ओवर करिए। उस समय निल्को के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर रतन टाटा उसे टेक ओवर कर लेते हैं। टाटा सन्स जैसे ही उसे टेक ओवर करता है वैसे ही उन सारी चीज़ों का बदलना शुरू हो जाता है। लिहाजा रतन टाटा उसे एक बहुत बड़ा उछाल तो नहीं दे पाते, मगर हाँ धीरे धीरे जिस सिचुएशन में वो कंपनी होती है उस सिचुएशन से उसको निकाल लेते हैं। कहते हैं उनकी कामयाबी में एक श्रेय और एक उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने इस कंपनी को बड़ी भूमिका के साथ और बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ उस मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम को पाने में कई दशक लग सकते थे और वो काम रतन टाटा ने बहुत पहले कर दिया। तो 1970 की बात है जब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी का आना शुरू हुआ और आपने देखा होगा, मतलब जो अगर पुराने कुछ लोग देख रहे हैं तो शटर वाले टीवी उस समय आए और बहुत सारी चीज़ें उस समय आई, ट्रांजिस्टर उस समय आए। तो इसमें टाटा का बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा। टाटा ने निल्को के द्वारा अपने पैर इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में घुसाए। निल्को पहले से एक टेक्नोलॉजी कंपनी तो थी, मगर वो इस बदलते समय में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मगर रतन टाटा ने एक बहुत ज़बरदस्त रोड मैप बनाया और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को बड़े करीब से ऑब्जर्व करते हुए इसमें अपने पैर पसार लिए।
तो 1970 का दौर था और ट्रांजिस्टर, रेडियो और ये सारी चीज़ें आ रही थी। इसके बाद रतन टाटा वो एक मात्र ऐसे शख्स हैं जो इन्वेंटर लेके आए। धीरे धीरे जो उस समय हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे और सारी चीज़ें हुआ करती थी, जो समृद्ध लोग थे, संपन्न लोग थे, उनके घर में इन्वेंटर हुआ करता था। इन्वेंटर एक बहुत बड़ी बात थी और उस टाइम बहुत ठीक ठाक पैसे खर्च करके आया करता था। तो वो इन्वेंटर का दौर रतन टाटा हिंदुस्तान में लेके आए। तो ये बात 1970 की बात करी। तो उस समय क्या हुआ, जो रतन टाटा की माँ थी सोनू टाटा, उनको कैंसर हो जाता है और एक बार फिर जो धीरे धीरे टाटा अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे थे और एक बिजनेस में बहुत ठीक ठाक तरह से बिजी थे, वो भारत का रुख करते हैं फिर से और भारत में अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। उस समय कहते हैं डिवोर्स के बाद जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो औरत बड़ी अकेली महसूस करती है। उस समय सोनू टाटा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लिहाजा एक बहुत बड़ा पैसा तो उनके पास था मगर उनके भाव को समझने वाला कोई नहीं था। इस चीज़ को रतन टाटा बड़े बखूबी से समझते हैं। कहते हैं जो रतन टाटा का आम लोगों के प्रति जुड़ाव है वो वाकई में काबिल तारीफ है और वो उन्होंने अपनी माँ और दादी से सीखा है। जिस वक्त उनकी माँ के पास कोई नहीं था उस समय रतन टाटा अपना सारा काम छोड़कर खुद को अपनी माँ को समर्पित कर देते हैं और अपनी माँ की देखभाल में जुट जाते हैं। इस वक्त कहते हैं कि रतन टाटा का नाम बड़े पीक पे था और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नमक तक रतन टाटा ने अपने पैर पसार दिए थे, मगर वो इन सब चीज़ों को दरकिनार रखकर अपनी माँ की देखभाल करने में जुट जाते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ा ख़ास रतन टाटा को बनाती हैं। तो इस बीच ये सारी चीज़ें चल रही थी और फिर दौर आता है 1991 का। 1991 में टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे JRD टाटा, वो लगभग 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो जाती है और वो उस तरह से एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते जिस समय वो जवानी के दौर में किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें कंपनी पे बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो अब JRD टाटा एक डिसीज़न लेते हैं और वो रतन टाटा को बुलाकर कहते हैं कि आज से कंपनी तुम्हें संभालनी होगी। लोग बाग बताते हैं उस वक्त के कि इस समय रतन टाटा चाहते नहीं थे कि उन्हें ये टेक ओवर करना पड़े। वो JRD को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मैं क्या देखूंगा, मैं तो कुछ इंडस्ट्री देख रहा हूँ तो उस तरह से, मगर नहीं, उनको कहा जाता है कि आप पूरा का पूरा टाटा सन्स देखिए। बड़े कहते हैं मनमुटाव की बात की जाए या फिर इनडायरेक्टली उन्हें बड़ा प्रेशराइज किया जाता है और घर के बड़े होने के नाते उन्हें ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। रतन टाटा उसके बाद चेयरमैन बनते हैं। वो टाटा सन्स के 5वें चेयरमैन उस समय नियुक्त हो जाते हैं। अब ये दौर था जब सरकार थी कांग्रेस की और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होते हैं। राजीव गांधी का जब जब नाम आता है, जब जब आता है टेक्नोलॉजी का नाम, राजीव गांधी को बताते हैं कि भारत में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी हैं और राजीव गांधी बदलती दुनिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके से देख रहे थे। राजीव गांधी का नाम भी विकसित भारत बनाने में अगर कुछ शख्स का नाम लिया जाएगा तो उसमें एक राजीव गांधी का नाम भी होगा, क्योंकि भारत को सशक्त करने में राजीव गांधी ने भी एक अहम भूमिका निभाई है और राजीव गांधी के नाम भी बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं। तो रतन टाटा और राजीव गांधी की मुलाकात होती है। ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प होती है। बताते हैं कि जिस मुलाकात के लिए मात्र चंद मिनट सिक्योर किए गए थे, वो मुलाकात घंटों तक चल जाती है। राजीव गांधी और रतन टाटा इतने ज़बरदस्त तरीके से दोस्त बन जाते हैं कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और रतन टाटा बड़े करीब आ जाते हैं उन समय, और जो चंद मिनटों की मुलाकात पीएमओ की तरफ से रखी जाती है वो घंटों में बदल जाती है। तो ये बड़ा देखने लायक था। इसके पीछे कारण ये था कि रतन टाटा और राजीव गांधी की आइडियोलॉजी एक थी। दोनों ही टेक्निकल चीज़ों पर बड़ा भरोसा करते थे और भारत को टेक्नोलॉजी के लिहाज से बनाना चाहते थे और देश को जिस तरह से पूरी दुनिया बदल रही थी उसी तरह देश को बदलना चाहते थे। तो राजीव गांधी और रतन टाटा बहुत ज़बरदस्त तरह से इन सारी चीज़ों में जुट जाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि राजीव गांधी ने रतन टाटा को बड़ा सपोर्ट किया और एक फ्री हैंड दिया कि आप अपने हिसाब से काम करिए, और बताते हैं कि उस समय सरकार से रतन टाटा को बहुत ठीक ठाक तरह से मदद मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय बड़ी तेज़ी के साथ हो रही थी। अब आ जाते हैं 1998 पे।
ये बदलते दौर की तस्वीर थी। अब साल 1998 की बात होती है। 1998 में बड़ी तेज़ी के साथ ये दौर बदल रहा था और टाटा सन्स अपने पैर पसार के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों में पसार रहा था। तो उस समय वो आता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक टाटा मोटर्स का नाम। टाटा मोटर्स वो है, हम नैनो की भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं इंडिका की। उस समय टाटा मोटर्स एक गाड़ी निकालता है इंडिका, लिहाजा इंडिका आज भी आपको ओला उबर में चलती दिख जाएंगी। उस समय इंडिका एक बड़ी मजबूत गाड़ी हुआ करती थी और बहुत सारे लोग पसंद करते थे। और एक मजबूत गाड़ी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आज भी वो हमें सड़कों पर घूमती दिख जाती है। मगर जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई उस तरह से फीडबैक रतन टाटा को मिल नहीं पाया, लिहाजा ये सारी चीज़ें तय हैं कि रतन टाटा को थोड़ा सा नुकसान इसमें फेस करना पड़ा। तो उसके बाद ये कहानी लिहाजा आपने ज़रूर सुनी होगी कि रतन टाटा जब इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए और उन्हें लगा कि इस सेक्टर में थोड़ा सा नुकसान है और जितना फ़ायदा और जितना मुनाफा इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए ये नहीं पहुंचा पा रही, तो वो रुख करते हैं अमेरिका का। और अमेरिका का रुख करते हैं, वो फोर्ड कार के पास जाते हैं और उनके मालिक से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इंडिका कार को ख़रीद लीजिए। अब जब ये सारी चीज़ें बदल रही थी और इंडिका कार उन्होंने इंट्रोड्यूस मार्केट में करी थी, उतना मुनाफा नहीं पहुंचा पा रही थी, तो अब क्या करते हैं रतन टाटा, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और इस बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात होती है कि फोर्ड के मालिक कहते हैं कि अब जब आप ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं जो आपको मुनाफा नहीं पहुंचा सकती और ऐसी फालतू की चीज़ें बनाते ही क्यों हैं। ये बात रतन टाटा को घर कर जाती है। आप बताते हैं लोग उस समय की कि ये मीटिंग चल रही थी, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था और रतन टाटा बीच मीटिंग में से उठकर निकल जाते हैं और निकलकर बड़ी हैरानी के साथ सब लोग उन्हें देखते हैं, मगर रतन टाटा वहाँ से अपना बैग उठाकर विदा ले लेते हैं और एक संकल्प लेके निकलते हैं कि वो भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे कि सामने वाले को रियलाइज़ कराएंगे कि उन्होंने बड़ी गलती करी। लिहाजा वो बड़ी मेहनत करते हैं इंडिका के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर। इस बीच ट्रक वगैरह टाटा मोटर्स के आ जाते हैं। देखते देखते 8 साल निकल जाते हैं। 1998 से 8 साल बाद का वक्त आ जाता है। अब क्या होता है, फोर्ड कंपनी बड़े ही लॉस में जाती है और फोर्ड कंपनी की मदद उस समय कौन करता है, रतन टाटा। तो ये भारत के बच्चों को बड़ी गहरीनता से और शालीनता से इस कहानी को सुनना चाहिए। रतन टाटा 8 साल बाद उस कंपनी को टेक ओवर करते हैं जिस कंपनी से एक समय पर उनकी डील कैंसिल हुई और जहां से उन्हें जलील करके निकाल दिया गया या वो खुद आ गए। उस समय आज जो सबसे लग्जरी गाड़ियों में हिंदुस्तान में शामिल होती है, जैगवार और लैंड रोवर, तो ये दो गाड़ियां को रतन टाटा पूरी तरह से कह लीजिए कि टेक ओवर कर लेते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरह से इंडस्ट्री बनाते हैं इनकी। इस बीच हर इंडस्ट्री का टाटा सन्स का लोगो अलग अलग हुआ करता है, तो ये दिखाता था कि यूनिटी को थोड़ा सा कमज़ोर करता था रतन टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है मगर टाटा का लोगो एक ही होगा, तो वो एक लोगो बनाते हैं। और ये जो लैंड रोवर वाली कहानी है और इसके बाद जैगुआर वाली, ये कहानी हर बच्चे, हर स्कूल, हर कॉलेज में रतन टाटा की शान में सुनाई जाती है। इसके बाद वो अपनी कंपनी में कुछ रूल्स भी बनाते हैं, वो इक्वलिटी का रूल बनाते हैं। इसके बाद वो हर किसी को एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं, चाहे वो स्वीपर हो चाहे वो एमडी हो। इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुंचता है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठती है कि क्योंकि जो नए लोग ऊंची ऊंची पोस्टों पे ज्वाइन करते हैं वो इसका विरोध करते हैं। मगर रतन टाटा एक समय बाद सबको समझा देते हैं कि हर एक के लिए अलग दृष्टिकोण सेट नहीं किया जा सकता, सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा। इसके बाद ही अगर रतन टाटा से जुड़ी टाटा सन्स की बात की जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ज़बरदस्त तरह से ख्याल रखती है। बताते हैं कि टाटा सन्स में अगर कोई एम्प्लॉय बीमार भी पड़ता है तो उसकी तनख्वाह उसी टाइम सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके साथ इंश्योरेंस और सारी सुख सुविधाएं टाटा सन्स के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी जो बड़ा ध्यान रखती है अपने एम्प्लॉयज़ का। तो ये सब चीज़ें जब एम्प्लॉयज़ के ख्याल रखने की बात आती है तो टाटा सन्स का नाम इसमें भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिया जाता है। टाटा सन्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट का 50% से ज़्यादा डोनेट करती है और अपने ट्रस्ट को देती है, और जिसके बाद उस
ट्रस्ट उन पैसों से बहुत सारे धर्मार्थ के कार्य किए जाते हैं। आप देख लीजिए केरल में जो बाढ़ आई, कई सौ घर टाटा इंडस्ट्री ने बनाए उन मछुआरों के लिए जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी, ख़त्म हो गई थी। आपको बता दें जितनी भी कंपनियां सीआर में बिजनेस करती हैं और एक अच्छा खासा इनकम सोर्स जिन कंपनियों का है, उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू सीएसआर फंड रिलीज करना पड़ता है। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर किसी कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बचत का कुछ हिस्सा डोनेट करे। सरकार द्वारा ये बनाया हुआ है। तो टाटा ट्रस्ट की बात करें तो वो प्रॉफिट के 50% ज़्यादा इन सारी चीज़ों में डोनेट करती है। फिलहाल 2012 में उस तरह की चीज़ें नहीं बन पाती और जो चेयरमैन के पद पर रतन टाटा मौजूद रहते हैं वो अपना पद छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरे चेयरमैन बनते हैं और फिर मतलब कुछ मनमुटाव हो जाता है तो कुछ टाइम तक चेयरमैन बने रहते हैं। अब इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रतन टाटा की बात हो रही है तो रतन टाटा खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उनके 4 अफेयर रहे और मगर बेशक उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, मगर वो अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उनके 4 अफेयर्स रहे हैं। और 4 अफेयर्स में एक अफेयर्स तो यहाँ तक पहुँच गया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो हिंदुस्तान आने ही वाली थी। अमेरिका की वो गर्लफ्रेंड बताते हैं, रतन टाटा खुद ही बताते हैं, मगर इंडो चाइना वार उस समय था तो वो नहीं आ पाई। तो रतन टाटा उस तरह मतलब बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुद को मोटिवेट रखने वाले इंसान है और सबका विश्वास जीतने वाले। तो अब जितनी भी सर्विसेज वाली कंपनी है टाटा की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरह से जो लाभ है वो भारत को पहुंचाया है और हेल्थ सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त तरह से कमाल किया है। रतन टाटा के आज भी होटल से लेकर सुई और जहाज़ सब हमारे घर में हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत जो होती है व्यक्ति की सुबह चाय से, उस पर रतन टाटा का नाम है और उसके बाद शाम होती जो आप भोजन करते हो नमक, वो भी रतन टाटा ही बनाते हैं। तो टाटा सन्स 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में अपने पैर पसारे हुए हैं। आज हर किसी को रतन टाटा बड़ा मोटिवेट करते हैं और हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है और हर कोई अपने शब्दों में उन्हें याद कर रहा है। लिहाजा हम भी उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और हम भी उन्हें याद करते हैं। लिहाजा ये तय है कि तिरंगा आज खुद अफसोस में है कि वो शख्सियत के ऊपर लिपटा है जिसने उसे हर दफ़ा सम्मान दिया और उसे हमेशा मोटिवेट रहने की ताकत की। अब देखना है कि रतन टाटा के सपने को भारतीय सरकार और भारत का युवा कितना सजो पाता है।